गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोग हेडिंग लिखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक और नाम होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपीओ। एनपीओ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑन एन एवरेज 9 to 10 मार्क्स का तो आता ही है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले नाम देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही क्या मालूम पड़ रहा है, ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक की हेल्प करने के लिए, ठीक है। ऐसे कौन कौन से एनपीओ होते हैं, थोड़े से पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो आपको लिखो, फॉर एग्जाम्पल एनपीओ में क्या क्या आएगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल्स, चैरिटेबल स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज, स्पोर्ट्स क्लब, कुछ क्लब्स भी होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, मंदिर, गुरुद्वारा एसेट्रा, मंदिर, गुरुद्वारा एसेट्रा। अब सबसे पहले एनपीओ में क्या होता है, ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि ये लोग पैसे नहीं लेंगे, पैसे तो लेंगे, बट मार्केट वैल्यू के हिसाब से काफी कम लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको भी अपने एक्सपेंसेस तो निकालने हैं ना, तो कुछ तो लेंगे। जैसे कि सपोज बाहर मेडिसिन मिलती है, एमआरपी लिखा है 100 रुपीज, ठीक है, डिस्पेंसरी में वही मेडिसिन आपको 30 या 40 में मिल जाएगी, कम में मिल जाएगी, सस्ते में, ठीक है। सपोज प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनकी फीस है 10,000, तो यहाँ पे चैरिटेबल स्कूल्स में फीस होती है 500,000। तो कुछ तो लेंगे क्योंकि इनको भी अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, बट ज्यादा नहीं लेंगे। ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। अगर एंड में कुछ बच भी गया ना, तो ये इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, सरप्लस बोलते हैं, और वो पैसा दोबारा एनपीओ में लग जाता है, ठीक है। आगे सुनना, बेसिकली 2 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, 2 टाइप्स की। एक होती है ट्रेडिंग कंसर्न, एक होती है ट्रेडिंग कंसर्न, और दूसरी होती है एनपीओ। एनपीओ ट्रेडिंग कंसर्न जो हमने अब तक पढ़ा, जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, तो इनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट के लिए, ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। उसके बाद एनपीओ जो अब हम पढ़ेंगे, इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, ये पब्लिक की हेल्प के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली जो लोग मार्केट वैल्यूज पे अफोर्ड नहीं कर पाते काफी चीजें, वो नॉर्मल पब्लिक यहां पे आके अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। तो पहले यहां तक लिख लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं आगे। अब ट्रेडिंग और एनपीओ में डिफरेंस समझते हैं शॉर्ट में। ट्रेडिंग कंसर्न बनाती है कैश बुक, जो आपने 11th में सीखी भी थी। डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, पैसे आए, और क्रेडिट मतलब पेमेंट्स, पैसे गए। तो जब भी कैश बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट, वो डेबिट में आता था, और जब भी कम होता था, डिक्रीज इन एसेट, वो क्रेडिट में आता था, राइट। एनपीओ में आपको दिखाई देगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेम रूल, डेबिट में रिसिप्ट्स, क्रेडिट में पेमेंट्स। जितना भी कैश आया रिसिप्ट्स, जितना भी गया पेमेंट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, कैश बुक बनती है डेली बेसिस पे, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट एक समरी होती है जो एंड में बनाई जाती है, कैश बुक की समरी। टोटल जितना आया वो सब यहां, जितना गया वो सब यहां, ठीक है, बट रूल्स सेम है। सेकंड पॉइंट, यहां पे बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स में सीखा था। डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स। सपोज इनकम साइड बड़ी है, सपोज ये 10 लाख है और एक्सपेंसेस है 6 लाख, 6 लाख, तो जो बचेगा 4 लाख, वो क्या होता था, नेट प्रॉफिट। या फिर अगर एक्सपेंसिव साइड बड़ी है, तो यहां पे क्या आता था, नेट लॉस। तो बैलेंसिंग फिगर या तो प्रॉफिट था या लॉस, राइट। अब हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम रूल्स, डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आएगी इनकम्स, बट डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे इनकम साइड बड़ी है, तो जो बैलेंस आएगा वो इसको प्रॉफिट नहीं बोलते। सपोज इनकम है 10 लाख, एक्सपेंसेस है 6 लाख, 4 लाख अगर बच भी गए तो ये इसको सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस एक्सपेंसेस वाली साइड बड़ी है
तो वो उसको डेफिसिट बोलते हैं, राइट। नंबर 3, यहां पे बनती थी बैलेंस शीट और यहां पे आती थी कैपिटल। कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर का या पार्टनर्स का पैसा, मालिक का पैसा। बट यहां पे बनती है बैलेंस शीट, लेकिन कैपिटल की जगह यहां पे कैपिटल फंड लिखते हैं, कैपिटल फंड या फिर जनरल फंड। अब ये क्या होता है, जो एनपीओ के मेंबर्स ने पैसा लगाया पब्लिक के लिए, ये वो पैसा, ठीक है। तो बेसिकली ये पैसा तो प्रोप्राइटर अपना समझता है, बट ये लोग इस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, ये डिफरेंस है, राइट। इतना लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब हम सीखेंगे कुछ स्पेशल टर्म्स जो इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। तो आप लोग हेडिंग लिखो स्पेशल टर्म्स। नंबर 1 डोनेशन। नंबर 1 इज डोनेशन। देखो, अब एनपीओ को चलाने के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए, तो वो कहां से आते हैं? तो कुछ लोग अपनी मर्जी से आके हेल्प करते हैं और डोनेट कर जाते हैं, राइट। एनपीओ को डोनेशन मिलती रहती है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन often receives donation. A charitable institution often receives donation. It is of two types. Donation two types की होती है। A part general donation, B part specific donation, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं। सपोज एक मंदिर है, आप मंदिर गए, तो मंदिर में नॉर्मली आपने देखा होगा एक डोनेशन बॉक्स पड़ा होता है, जिसको हम दान पात्र बोलते हैं, एक गुल्लक जैसा पड़ा होता है, राइट। आपने अपने पर्स में से 500 रुपए निकाले और उसमें डाल दिए और चले गए। तो अब वो पैसे किसके हो गए? अब वो पैसे हो गए मंदिर के। अब वो उसका कोई भी यूज कर सकते हैं, अच्छे वे में ही यूज करेंगे, बट वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो जो पैसे एनपीओ को मिलते हैं एज अ जनरल डोनेशन, वो एनपीओ के लिए इनकम होती है। अब एनपीओ उसको यूज करेगा, अच्छे वे में ही करेगा, बट एनपीओ की होगी इनकम, पैसा आ गया, इनकम हो गई, ठीक है। एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अब सपोज उसी मंदिर में कोई और पर्सन आया जो थोड़ा अमीर है, ज्यादा पैसे हैं, उसने 1 लाख रुपए दिए, लेकिन साथ में मेंशन कर दिया कि ऐसा नहीं है कि इन पैसों का आप कुछ भी करोगे। उसने 1 लाख रुपए दिए और बोल गया कि इन पैसों से चेयर्स बनाई जाएंगी, ताकि जो ओल्ड लोग होते हैं वो आके बैठ सकें, ठीक है, चेयर्स बनेगी। या फिर वो बोल गए कि इन पैसों से मार्बल लगेगा यहाँ मंदिर में, ठीक है, मतलब एक कंडीशन रख गए, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। मतलब डोनेशन तो करके गए, बट स्पेसिफिक मेंशन कर गए कि इन पैसों से यही काम होगा। तो ये पैसे एनपीओ के लिए इनकम की जगह लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि सर लाइबिलिटी क्यों? कोई उधार थोड़ी लिया है? बिल्कुल उधार नहीं लिया, बट लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि अब इन पैसों से आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अब जैसे मान लो वो पर्सन बोल गया कि इन पैसों से चेयर्स बनेंगी, तो अब एनपीओ इसको कहीं और यूज नहीं कर सकता, इन पैसों से चेयर्स ही बनेंगी। जैसे ही चेयर्स बन जाएंगी, लाइबिलिटी खत्म, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। आपने देखा भी होगा जब हम मंदिर जाते हैं तो काफी जगह लिखा होता है कि ये शर्मा फैमिली ने बनवाया है, ये मल्होत्रा फैमिली ने बनवाया है। दिस इज ऑल शो ऑफ, ठीक है। तो वो होती है एनपीओ के लिए लाइबिलिटी, क्योंकि उससे वही काम करना है। एक और एग्जांपल, सपोज एक स्कूल चल रहा है, चैरिटेबल स्कूल, कोई पर्सन आए और 10,000 रुपीज दे गए कि इससे आप कुछ भी करो, बच्चों के लिए हेल्प करो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। वो एनपीओ के लिए इनकम, उससे हम बुक्स लाए, रजिस्टर लाए, स्टेशनरी लाए, कुछ भी लाए। उसके बाद और पार्टी आई, वो 2 लाख का चेक देगी कि इससे लाइब्रेरी बनेगी, ठीक है। तो वो एनपीओ के लिए, वो स्कूल के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अब उससे लाइब्रेरी ही बनेगी, जैसे ही लाइब्रेरी बन जाएगी लाइबिलिटी खत्म, राइट। तो अगर आप अपना नाम मेंशन करवा रहे हो, वो शो ऑफ के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। एक फेमस पर्सनालिटी ने इंटरव्यू में कहा था, इफ चैरिटी इज डन फॉर अ रीजन देन इट्स नॉट अ चैरिटी। इफ चैरिटी इज डन फॉर अ रीजन या फिर पर्पस, देन इट्स नॉट अ चैरिटी, राइट। तो कभी भी किसी को भी हेल्प करनी है, डोनेशन करनी है, तो नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं।
अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 2, आप लोग लिखो एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस स्लैश एडमिशन फीस, स्लैश एडमिशन फीस। अब सपोज एक स्पोर्ट्स क्लब है और आपने वहां पे जाके खेलना है, बैडमिंटन या क्रिकेट, कुछ भी, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है, तो स्पोर्ट्स क्लब वाले आपको ऐसे एंट्री नहीं देंगे, वो आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते। वहां पे खेलने के लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा, राइट? और जब आप फर्स्ट टाइम मेंबरशिप लेते हो, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस फीस। तो जो पैसे आपने दिए क्लब को मेंबर बनने के लिए, वो एनपीओ की होगी इनकम, क्योंकि अब वो उसका कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज एन अमाउंट, इट इज एन अमाउंट पेड बाय अ पर्सन, पेड बाय अ पर्सन at the time of becoming, at the time of becoming a new member, at the time of becoming a new member, full stop. It is shown as income, it is shown as income in income and expenditure account, in income and expenditure account. I repeat, it is an amount paid by a person at the time of becoming a new member. It is shown as income in income and expenditure account. तो मतलब जब आपको किसी स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप चाहिए, तो आपको फर्स्ट टाइम मेंबर बनने के लिए जो पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस फीस। वो एनपीओ के लिए क्या है? इनकम, कुछ भी कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब सपोज किसी मेंबर के पास बहुत पैसे हैं, कोई बहुत रिच है, तो वो क्या करते हैं, वो हर साल पैसे नहीं देता, उसको लगता है कि आई एम सो बिजी, वो क्या करेगा, अपनी पूरी लाइफ के पैसे एक साथ दे देगा। सपोज 20-25 ईयर्स के पैसे एक साथ भर देगा। वो जाके क्लब को बोलेगा, ये लो पूरी पेमेंट, ये रखो, और मैं आपका हमेशा के लिए मेंबर बन गया, ठीक है? अब वो एनपीओ के लिए इनकम नहीं है। रीजन, वो कोई रेगुलर रिसिप्ट नहीं है जो हर साल आ रही है, वो कैपिटल रिसिप्ट है, एक बड़ा अमाउंट है जो कभी कभी आता है। वो एनपीओ के लिए लायबिलिटी है। पता है क्यों? क्योंकि अब उस मेंबर को हमेशा के लिए सर्विस भी तो देनी है। तो अगर हर साल पैसे आ गए फिर तो नॉर्मल है इनकम, बट एक साथ सारा पैसा आ गया, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, वो एनपीओ के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अब उसको हमेशा के लिए सर्विस देनी है उस मेंबर को, और उसको निकाल भी नहीं सकते ऑब्वियसली, ठीक है? तो अगर कोई लाइफ टाइम मेंबरशिप लेता है तो वो एक बड़ा अमाउंट होता है जो एनपीओ के लिए लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि लाइफ टाइम सर्विस देनी है, ठीक है? तो लिखेंगे, इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर, इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन for the whole life, for the whole life, comma, some members pay the fees in lump sum, in lump sum, lump sum मतलब एक साथ, ब्रैकेट में लिखो once in their lifetime, पूरी पेमेंट एक साथ, once in their lifetime, ब्रैकेट क्लोज, full stop. It is of capital nature, it is of capital nature and shown in the liability side of balance sheet, and shown in the liability side of balance sheet. ये एनपीओ के लिए लाइबिलिटी है, because member makes one time payment and avails service through lifetime, ठीक है? member makes one time payment and avails service through lifetime. तो अगर कोई लाइफ मेंबरशिप फीस देता है जो बड़ा अमाउंट होता है, कैपिटल नेचर, वो एनपीओ के लिए लायबिलिटी होती है, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। ये वर्ड आपको एनपीओ चैप्टर में हमेशा मिलेगा, सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, किसी स्पोर्ट्स क्लब में मेंबर बनने के लिए फर्स्ट टाइम तो आपने पेमेंट कर दी, एंट्रेंस फीस,
आप इसमें आ गए और मेंबर बन गए, बट उस मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए आपको हर साल पेमेंट करनी पड़ेगी, हर साल कुछ पैसे देने पड़ेंगे। होता क्या है, एनपीओ को चलाने के लिए सारे मेंबर्स हर साल पैसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली। सारे मेंबर्स ये पैसे भरते हैं पीरियोडिकली, ब्रैकेट में लिखो ईयरली या हाफ ईयरली, ईयरली और हाफ ईयरली। ठीक है, या तो आप ईयरली दे दो या हाफ ईयरली, साथ में 2 बार दे दो, ब्रैकेट क्लोज। सो दैट their membership remains alive, so that their membership remains alive। ठीक है, मेंबर बनने के लिए फर्स्ट टाइम तो आपने दे दी एंट्रेंस फीस, बट अगर हर साल मेंबर रहना है तो सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, और एनपीओ के लिए क्या होगी, ये एनपीओ की इनकम होती है, इसको वो यूज करेंगे। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। एनपीओ की मेन सोर्स यही होती है, मेन पैसे कहां से आते हैं, मेंबर से ही आते हैं। ठीक है, इट इज शोन ऑन इनकम साइड, इट इज शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, सो दिस इज सब्सक्रिप्शन। अब एक बार अगर शॉर्ट में डिस्कस करें तो सबसे पहले मेंबर बनने के लिए आपने जो पैसे दिए एंट्रेंस फीस, अगर आपने पूरी लाइफ के पैसे एक साथ दे दिए, लाइफ मेंबरशिप फीस जो लायबिलिटी है, और अगर आप हर साल पैसे भर रहे हो मेंबरशिप मेंटेन करने के लिए, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये तो आपने काफी बार सुना भी होगा डेली लाइफ में। जैसे आप जिम में जाते हो तो जो आप मेंबरशिप लेते हो आपको हर साल पैसे देने पड़ेंगे, तो आप हर साल सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है, जैसे आप नेटफ्लिक्स की या अमेजोन की भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पहले साल लैप्स हो जाती है, फिर सेकंड ईयर दोबारा भरनी पड़ती है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन मींस मेंबरशिप मेंटेन करने के लिए तो आपको एवरी ईयर अमाउंट देना है। राइट, इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर आगे देखते हैं। अब हम करेंगे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी ये टॉपिक आएगा ही आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखो, हाउ टू कैलकुलेट amount of subscription, how to calculate amount of subscription to be shown in income and expenditure account, to be shown in income and expenditure account। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, उसका कुछ भी अमाउंट आपको दिया होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। फिर नेक्स्ट लाइन में रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, received in previous year for current year। फिर नेक्स्ट लाइन में previous year subscription outstanding received, previous year subscription outstanding received। next line received in current year for next year, received in current year for next year। और लास्ट में जो आंसर आएगा दैट विल बी सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले 11th में आपने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी एजम्पशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, उसमें लगाई जाती है एक्रूअल एजम्पशन। राइट, एक्रूअल एजम्पशन का मीनिंग क्या होता है, जिस साल की इनकम है उसी साल दिखाओ,
भले ही कैश आया या नहीं आया, जिस साल के एक्सपेंसेस हैं उसी साल दिखाओ, भले ही कैश पे किया या नहीं किया। आई रिपीट, एक्रूअल अजम्पशन ये कहती है जिस साल की इनकम है उसी साल दिखाओ, जिस साल के एक्सपेंसेस हैं उसी साल दिखाओ, कैश से मतलब नहीं है, राइट। सेम रूल फॉलो होता है इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये भी बनाया जाता है एक्रूअल अजम्पशन पे। तो इस साल की इनकम इसी साल दिखानी है, ठीक है, पहली बात, कैश का कोई मतलब नहीं है। अब यहां देखो हमें निकालना क्या है, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको बताना है कि इस साल की इनकम में कितना दिखाया जाए, जो सब्सक्रिप्शन की इनकम है कितनी दिखानी है, ठीक है। सपोज सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई 5 लाख, सपोज एक रैंडम फिगर ले ली 5 लाख, आपको टोटल मेंबर्स ने जो पैसे दिए वो 5 लाख है। फिर उसके बाद जब आपने अकाउंट्स बनाए तो आपको मालूम पड़ा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, मतलब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल के पैसे नहीं दिए, सपोज टोटल है 50,000, उन लोगों ने बोला कि सर हम अभी नहीं दे रहे, हम बाद में दे देंगे, ठीक है। तो आप बताओ क्या वो इस साल की इनकम है या नहीं। आई रिपीट, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल के पैसे नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग है फॉर करंट ईयर, अभी नहीं दिए, बट क्या वो इस साल की इनकम है या नहीं है, तो वो इसी साल की इनकम तो इसी साल में दिखाएंगे, भले ही कैश नहीं आया है तो करंट ईयर की इनकम ना, तो इसको करेंगे ऐड, ठीक है। सपोज 50,000 नहीं आए बट है तो करंट ईयर की इनकम ही, तो ऐड कर दो, राइट। उसके बाद रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, बहुत ध्यान से सुनना, पिछले साल मिल गए थे आपको, पिछले साल ही मिल गए थे कुछ पैसे करंट ईयर के लिए, मतलब पिछले साल जब मेंबर्स आपको पेमेंट कर रहे थे, कुछ मेंबर्स ने आपको करंट ईयर मतलब इस साल के लिए पे कर दिया। पिछले साल तो उसको इनकम नहीं दिखाई होगी, पिछले साल तो उसको एडवांस दिखाया होगा, बट क्या वो इस साल की इनकम है, पिछले साल मिल गए थे इस साल के लिए, बट है तो वो इस साल की इनकम ना, तो उसको इसी साल में दिखाएंगे, जिस साल की इनकम है उसी साल दिखाते हैं, ठीक है। तो दोबारा पढ़ते हैं, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में मिल गए थे फॉर करंट ईयर, बट है तो वो करंट ईयर की इनकम ना, तो उसको अब दिखाओ, पिछले साल नहीं दिखाना था, तब तो एडवांस दिखाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग थे, प्रीवियस ईयर कुछ मेंबर्स ने नहीं दिया था, डिले कर दिया था, उन्होंने इस साल दिया, तो आप बताओ क्या वो इस साल की इनकम है। दोबारा, पिछले साल के कुछ आउटस्टैंडिंग थे जिन्होंने अब पेमेंट करी है, बट क्या वो इस साल की इनकम है, इस साल की तो नहीं है ना, तो उसको यहां से हटाना है, और हटाने के लिए क्या करेंगे, लेस, ठीक है। आई रिपीट, अगर आपको पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अब मिल रही है तो वो इस साल की तो इनकम नहीं है ना, तो उसको यहां से हटाओ, उसको पिछले साल दिखा दिया होगा, राइट। नेक्स्ट, रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, आपको करंट ईयर में मिल गए अगले साल के, मतलब कुछ लोग इतने अमीर थे कि उन्होंने अगले साल के पैसे भी दे दिए, सब्सक्रिप्शन अभी दे दी, तो इस साल आपको मिल गए अगले साल के लिए, तो क्या वो इस साल की इनकम है, इस साल की तो इनकम नहीं है ना, वो तो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, उसको वहां दिखाएंगे, तो यहां से उसको हटाना है, हटाने के लिए लेस, ठीक है। आई रिपीट, अगर आपको करंट ईयर में मिल गए अगले साल के लिए, मतलब एडवांस मिल गया, वो इस साल की तो इनकम नहीं है ना, तो उसे हटाओ, ठीक है। फाइनली जो आंसर आएगा ना, वो हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम होगी, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखानी, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, दोबारा क्लास को सुन लो जो अभी बताया, उसके बाद फिर से रिवाइज करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली, हमें करंट ईयर की इनकम दिखानी होती है, ठीक है, टोटल इनकम, भले ही कैश आया या नहीं आया, कैश रिसीव्ड और नॉट, आपको करंट ईयर की इनकम दिखानी है। एक्रूअल अजम्पशन, कैश मिला या नहीं मिला डजंट मैटर। दूसरी बात, करंट ईयर की इनकम दिखाओ, करंट ईयर की दिखाओ, पिछले साल प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की हटाओ, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर की हटाओ, वो हमें नहीं दिखानी, ठीक है। तो करंट ईयर की इनकम दिखानी है, पिछले साल और अगले साल की हटानी। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले टोटल मिली, मान लो 5 लाख,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के कुछ मेंबर्स हैं जो अभी नहीं दे पा रहे, बाद में देंगे, बट है तो इसी साल की इनकम ना, तो उसको इसी साल की इनकम में दिखाऊंगा, तो ऐड रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, पिछले साल ही मिल गए थे इस साल के लिए, पिछले साल तो उसको एडवांस माना होगा, है तो वो इस साल की इनकम ना, तो उसको इस साल में दिखाएंगे, पिछले साल मिल रहे थे करंट ईयर के लिए, बट करंट ईयर की इनकम में दिखाना पड़ेगा, तो उसको ऐड करो। प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे जो आपको अब मिल रहे हैं, बट वो इस साल की तो इनकम नहीं है ना, तो उसको हटाओ, उसको पिछले साल दिखानी होगी, लेस। रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर आपको इस साल मिल रहा है अगले साल के लिए, तो उसको भी हटाओ, क्योंकि वो अगले साल की इनकम है, ठीक है, वो तो एडवांस है। तो यहां से आपकी फाइनली आ जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम जो हमें दिखानी है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लो, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लिखो, द क्लब रिसीव्ड ₹9 lakhs for subscription in 2020. The club received ₹9 lakhs for subscription in 2020. Full stop. This amount includes ₹1,50,000 for 2019 and 2,50,000 for 2021 full stop. ₹1 lakh is still outstanding for 2020. 1 lakh is still outstanding for 2020 and ₹90,000 received in 2019 for 2020 full stop. Last line, calculate subscription income for 2020 ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बस रीड कर लो और फिर मैं करवा दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है क्लब रिसीव्ड 9 लाख फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2020। हमें टोटल कितने मिले? 9 लाख। कौन से ईयर में? 2020। मतलब जो हमारा करंट ईयर है वो 2020 है, तो हम करंट ईयर की बात करेंगे। ठीक है, करंट ईयर की इनकम दिखाओ, पिछले साल की और अगले साल की हटा देंगे। तो फिलहाल हमें टोटल कितना मिला? फिलहाल हमें टोटल मिला 9 लाख। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 9 लाख। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। आगे, दिस अमाउंट इंक्लूड्स 1,50,000 फॉर 2019। इसमें से 150 पिछले साल के मिले, मतलब जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग चल रहे थे, कुछ लोगों ने पिछले साल नहीं दिया था, उन्होंने अब दिया। लेकिन क्या वो इस साल की इनकम है? इस साल की तो नहीं है ना, तो उसको तो हटाना है। पिछले साल के मिले हैं, तो ये वाला है प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, कितना? 150। उसको यहां से हटाओ क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। उसके बाद एड 2,50,000 फॉर 2021। 2,50,000 मिले हमें अगले साल के लिए, मतलब एडवांस। क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं, तो उसको भी हटाओ। 2,50,000 को हटाओ, ये करंट ईयर में मिले नेक्स्ट ईयर के लिए। भले ही कैश मिल गया, बट इस साल की इनकम तो नहीं है ना, तो मैं इस साल क्यों दिखाऊं? ठीक है, आगे 1 लाख स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 2020। करंट ईयर में अभी भी 1 लाख आउटस्टैंडिंग है, बट है तो इसी साल की इनकम ना, भले कैश में आया, इस साल का तो है ना, तो इसी साल दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना? 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 90,000 रिसीव्ड इन
2019 फॉर 2020। 90,000 पिछले साल मिल गए थे, बट इस साल के लिए। पिछले साल की तो इनकम नहीं थी, उस साल तो एडवांस में दिखाया होगा। इस साल की इनकम तो है ना, करंट ईयर की इनकम है, तो करंट ईयर में दिखाएंगे। तो रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, पिछले साल मिल गए थे करंट ईयर के लिए कितने, 90,000, तो उसको इसी साल लिखा होगा, राइट। अब आएगी हमारी फाइनल इनकम जो इस साल की है। टोटल मिले 9 लाख प्लस 1 लाख 10 लाख 90। 1090 में से माइनस कर दो जो पिछले साल के और अगले साल के हैं, विच इज 4 लाख, तो ये हो गया 690। 690 हमारी करंट ईयर की इनकम है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ये लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप क्वेश्चन को पहले रीड करो और खुद ट्राई करो, उसके बाद आप टैली करना, ठीक है। सो स्टार्ट। केस 1 में लिखा है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो जो हमारा करंट ईयर है वो 2020, हमें उसकी इनकम देखनी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन कितनी कलेक्ट हुई, 2,50,000। आपको सारे पर्टिकुलर्स भी लिखने हैं, राइट। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर 2020। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, जो नहीं आया, ठीक है। एरियर्स मतलब डिफॉल्ट, नहीं आया। कितना नहीं आया, 6,000, बट है तो इसी साल का, तो दिखाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, राइट, ये तो ऐड होगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021, अगले साल का आ गया, वो तो इस साल का नहीं है ना, उसे तो हटाओ, माइनस करो 5,000। रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट। तो इस साल की इनकम है कितनी, 2,56,000 में से 5 गए तो 2,51,000, ठीक है। एरियर्स का मतलब होता है कि नहीं आया, डिफॉल्ट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग, राइट। ये लिख लो। फिर केस 2 भी आप ट्राई करो। अब केस 2 में लिखा है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2020 49,000। तो हमारा करंट ईयर है 2020, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मिली कितनी, रिसीव्ड हुई 49। आगे सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कलेक्टेड इन 2019। पिछले साल मिल गए थे इस साल के लिए, बट है तो वो इस साल की इनकम करंट ईयर की, तो उसको दिखाएंगे, प्लस करेंगे 3,000। ये आपको पिछले साल मिल गए थे, तब तो एडवांस दिखाया होगा, इस साल की इनकम है ना, दिखा दो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 2020, जो नहीं आया मतलब आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कर दो प्लस, वो भी इसी साल की है, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, 49 प्लस 5 54। करंट ईयर की इनकम हो गई 54। अब केस 3 जो हम करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020, हमारा ईयर फिर से 2020 है, 25,000 मिले। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 25,000, ठीक है। आगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,000, इसे मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को करो अंडरलाइन। वो कह रहे हैं इस साल की स्टार्टिंग में ही आउटस्टैंडिंग है 3,000। एक बात बताओ, साल की स्टार्टिंग में कैसे आउटस्टैंडिंग हो सकती है? अभी तो ईयर की शुरुआत हुई है, अभी मेंबर्स को टाइम तो दो, मौका तो दो। आउटस्टैंडिंग तो हम एंड में बोलते हैं ना कि सर आपके इस साल के पैसे नहीं आए। हम स्टार्टिंग में कैसे बोल सकते हैं कि आपके अभी तक पैसे नहीं आए? तो बिगिनिंग में तो कभी आउटस्टैंडिंग हो नहीं सकता। तो अगर लिखा है ना बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग, इसका मीनिंग है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। एक और एग्जांपल देता हूं।
सपोज आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए 1 जून को, ठीक है, क्या मैं आते ही बोल दूंगा कि आपकी जून की फीस आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी तक पे नहीं करी? अभी टाइम तो देंगे बच्चों को, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कब बोलेंगे? अगर आप 30 जून तक पे नहीं करोगे, मंथ के एंड तक पे नहीं करोगे, तो मैं आपको आउटस्टैंडिंग बोलूंगा। बिगनिंग में किसी को आप आउटस्टैंडिंग कैसे बोल सकते हो? तो बिगनिंग का मतलब होता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आपने 11th में ओपनिंग एंट्री की थी, अगर बिगनिंग के बैलेंसेस हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि वो प्रीवियस ईयर के एंड के बैलेंस हैं, ठीक है। तो स्पेशली लिख भी लो, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग मीन्स प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल की बात हो रही है वो, ठीक है। अब एक बार दोबारा देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 3000, अगर ये पैसे अब मिले, पिछले साल के पैसे अब मिले, तो क्या वो इस साल की इनकम है? इस साल की तो नहीं है ना, तो उसको हटाओ। प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, ठीक है। आई रिपीट, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग अगर अब मिले तो उसको हटाओ। अब आप बोलोगे सर ये कहां लिखा है कि मिल गए? तो ये एजम्पशन होती है, पिछले साल का जो बैलेंस दिया है और कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब वो अब मिल चुका है, ठीक है, उसको हटाओ। उसके बाद सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर 2020, अब ये है इस साल का आउटस्टैंडिंग, जो इस साल के अभी तक नहीं मिले, कितने हैं? 5000। तो ये आपका आंसर आ गया 27, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था, अगर वो कह रहे हैं बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग में किसी के आउटस्टैंडिंग नहीं होते, एंड में होते हैं, तो वो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्लियर? लिख लो। अब इस क्वेश्चन का केस 4 एंड केस 5 आप खुद करोगे, वो आपका होमवर्क। सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को रिवाइज करके आना, क्योंकि यही कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो सी यू।